आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। यानी यहाँ पर देखें तो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ऊपर जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। ये क्या है, कोई अगर चालक है तो ये चालक है तो इसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो यही ये क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दिशा में क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं, तब जाकर के धारा प्रवाहित होती है। और अगर भाग रहे हैं तो उस चालक में उपस्थित जो आपके क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आपके परमाणु हैं, उन परमाणुओं से ये क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। यानी ये परमाणु क्या कर रहे हैं, उसको रोकने की फिराक में लगे हुए हैं। इनको वो क्या करते हैं, रोक देते हैं टकरा करके। अगर ऐसा केस होता है कि उस चालक में इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसी चालक का ये गुण है कि उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा। यानी चालकों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह चालक का गुण ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, यानी रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये बात बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। जब हम ओम के नियम को पढ़े थे, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर हुआ करता है, और जब R इज इक्वल टू लिखा गया तो V अपन I हुआ करता है। और यहीं से इस R का नाम रखा गया, क्या चीज़, एक नियतांक है जिसे कहते हैं क्या चीज़, रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो किसी चालक पर आरोपित विभवांतर तथा धारा का अनुपात उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और उस प्रतिरोध का मात्रक भी हम लोग डिस्कस किए थे, क्या होता है, ओम होता है। और एक ओम को अगर डिफाइन करना था तो इस बारे में भी हम लोग बात किए थे। I इज इक्वल टू अगर 1 एम्पियर हो जाए और V इज इक्वल टू भी अगर 1 वोल्ट हो जाए तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा। तो ये तो बातें हो गई रेजिस्टेंस की। और उसी रेजिस्टेंस में अगर याद दिलाएं तो आप अगर कभी भी किसके किसके बीच ग्राफ खींचे, V तथा I के बीच में आप क्या करें, ग्राफ खींचे। Y एक्सिस पे वोल्टेज को दिखाइए और X एक्सिस पे करंट को दिखाइए, तो हमेशा आपका ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। और इसका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, अगर आप ढाल निकालें, अगर ये थीटा एंगल हो तो जो tan थीटा होगा वो tan थीटा यहाँ से लेके ये इतना हिस्सा जितना आपका बनेगा ये पार्ट और इतना आपका ये पार्ट, इन दोनों के परपेंडिकुलर अपान बेस के रेशियो के इक्वल होता है। आप ये जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस हुआ करता है। अगर ये थीटा तो आप यहाँ थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल है। उस हिसाब से अगर समझे बड़ा सा ट्रायंगल बना करके तो ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं, क्या है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस हिसाब से आपका अगर ये क्या हो, ए हो और ये क्या हो, बी हो और ये क्या है, ओ हो, तो उस केस में tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बी अपॉन ओ बी। यानी आपका ये tan थीटा ही यहाँ का क्या है, R है, रेजिस्टेंस है। कभी आपको ग्राफ से अगर कैलकुलेट करना हो क्या चीज़, रेजिस्टेंस को, तो परपेंडिकुलर अपान बेस की बात करिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा उस चालक के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, जितने भी ओमीय प्रतिरोध होते हैं, ओमीय रेजिस्टेंस होते हैं, उनके लिए वो क्या होंगे, ओम के नियम का वो पालन करेंगे, ओम के नियम को एक्सेप्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। और उनके लिए V तथा I के बीच में खींचा जाने वाला जो ग्राफ होगा सदैव एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस जिसके लिए V तथा I के बीच में खींचा जाने वाला ग्राफ सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, उसको हम लोग अनओमीय रेजिस्टेंस कहते हैं। अनोमीय रेजिस्टेंस के नाम से, प्रतिरोध के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए, तो हो गई बातें क्या चीज, प्रतिरोध के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिसके बदलने से चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। आप अगर ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए इस फार्मूले को आप अगर याद रखें, R इज इक्वल टू आपको मिला होगा ml अपान ANE स्क्वायर इंटू टाउ मिला होगा। यहाँ ये सब के सब क्या थे, नियतांक थे। अगर इन नियतांकों को देखें तो यम क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, या
यल को अगर बात की जाए तो यल क्या है, वहां पर उपस्थित उस चालक की लंबाई है। ए क्या है, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एन क्या है, उस पदार्थ में उपस्थित एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और टाउ क्या है, यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल है। ये सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। देखें अगर तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, यम। अगर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल सकता है आपको, यम मिल सकता है। एक केस और क्या हो जाएगा यहाँ से, दूसरा केस यहाँ आपको मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल हो जाएगा। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, करके देखिए यहाँ पे लिखेंगे एम यल तो हो चुका, 1/a के फॉर्म में लिखेंगे। अगर फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n करके मिलेगा। फिफ्थ पार्ट की अगर बात कर लें आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिलेगा 1/e²। ये सब के सब आपको मिलने वाले पॉइंट है। और लास्ट क्या है, सिक्स पार्ट की अगर बात कर ले आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ होगा। और अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर बात कर लें यम का, तो यम तो आपका वैसे भी क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वो आपका बदलने वाला नहीं है, ठीक। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर हम बात कर ले, इन दो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। ये दो चीज कभी नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यल हम वेरी कर सकते हैं, उस चालक की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। यदि चालक की लंबाई को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, तो क्या रेजिस्टेंस का मान नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। किसी चालक की लंबाई के क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका रेजिस्टेंस। यानी यल को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आर की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यल की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो आर की वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार की मोटाई के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तार मोटा होगा, एरिया अधिक होगा, और एरिया अधिक होगा तो ये आर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर तार पतला है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अधिक होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर ये कम होता है तो ये अधिक हो जाएगा। यानी हमको जो वायर इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, वो मोटा वायर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, और धारा जो प्रवाहित हो और अच्छे तरीके से प्रवाहित हो, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 1/n, n क्या है, यहाँ पर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है चालक के मटेरियल पर, वो आयरन है कि वो गोल्ड है कि वो सिल्वर है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये जानते होंगे कि विद्युत का जो अच्छा सुचालक है वो क्या है, मेटल में सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है, चांदी है। क्यों है, क्योंकि उनमें ये जो यन पाया जाता है पर मीटर क्यूब में, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उस केस में ये क्या होगा, आपका सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। ये यन अधिक होता है तो आर की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर ये यन की वैल्यू क्या हो, कम हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को ये भी मिल रहा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n है। तो यन की वैल्यू हमारे लिए क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक कि कम से कम, यहाँ होना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो जाए। फिफ्थ पॉइंट की तो हमने बात कर ली, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो नहीं बदलने वाला। लेकिन टाउ की हम बात कर लें तो टाउ, आप ये भी सुने होंगे कि यदि किसी चालक तार की प्रतिरोध को बढ़ाना चाहें तो ताप को आप बढ़ा सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराएं अगर, तो क्या करना पड़ेगा, उस चालक के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, सपोज करिए क्या है, आपका कोई चालक है, इस चालक में आपके क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चलिए हमने इसको दिखा दिया, इसको दिखा दिया, ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, इनको किसी बैटरी अथवा चालक उससे सेल से कनेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जो ही इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये किसी एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देती है। तो करंट का डायरेक्शन हो गया, तो करंट के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं। चलिए ये भाग रहे हैं। अभी अगर ये भाग रहे हैं तो इस चालक में उपस्थित जो वहाँ का परमाणु है, हर कोई परमाणु से मिलकर बना होता है, इसमें परमाणु वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं होगा ही। उन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और अगर टकराते रहते हैं तो क्रमागत किन्हीं दो टक्करों के बीच, क्रमागत किन्हीं दो टक्करों के बीच लगने वाला जो समय है, औसत समय है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं।
और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर उनके टक्करों की संख्या और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो लोग और तेजी से भागना शुरू करेंगे, और तेजी से भागना शुरू करते हैं तो वो परमाणुओं से और ज्यादा टकराते हैं, और अगर ज्यादा टकरा रहे हैं और तेजी से टकरा रहे हैं तो टाउ का मान क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो आर का मान अधिक हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पे टाउ क्या होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आर की वैल्यू क्या हो, कम हो। यानी ये सारी बातें इसी फॉर्मूले में छिपी हुई हैं। आप अगर इनको याद रखें तो सारा का सारा निष्कर्ष, जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग के, वो सब के सब क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और इसी में बात करते हैं। आप ये 10th में पढ़े होंगे फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर हम इसको किसी और फॉर्म में लिखें, R इज इक्वल टू, यहाँ यल अपान ए को हमने लिख दिया, यल और ए को लिख दिया, और यम अपान क्या है यहाँ का, एन ई स्क्वायर टाउ को एक साथ रख दिया। ये सब के सब जितना हमने ब्रैकेट में लिखा है वो एक और कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, जिसका नाम क्या है, रो और यल अपान ए के नाम से। ये फॉर्मूला हमको क्लास 10th में मिला था, R इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए, जहां रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये आपका रो जो पार्ट है ये केवल और केवल चालक के ऊपर उस टाइम बताया गया था, डिपेंड करता है। लेकिन अब चालक के साथ साथ उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, चालक के मास, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसके चार्ज, उसके टाउ, यानी ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये टाउ इस पे इन्वॉल्व है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए हुआ करता है, वो कहाँ से आता है, वो इसी फार्मूले से आता है। बिल्कुल आप इसको भी क्या करेंगे, अब लर्न रखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक में हम इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।